हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिएगा, एक से शुरू करके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से अनंत तक आप जो है प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को एक से शुरू करके अनंत तक लिख सकते हैं। सम संख्या, सम संख्या वह संख्या है जो दो से विभाजित हो, अर्थात दो, चार, छह, आठ, 10, 12, 14, इस तरह से अनंत तक संख्याओं को लिख सकते हैं जो दो से विभाजित होने वाली है। इसके बाद विषम संख्या, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, इस तरह से अनंत तक हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पूर्णांक में, पूर्णांक में शून्य से शुरू करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, इस तरह से अनंत तक, और इस दिशा में भी जो है शून्य से शुरू करके -1, -2, -3, -4 डट डट करके इधर अनंत तक। तो मतलब यह है कि पूर्णांक में जो है एक से शुरू शून्य से शुरू करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह धनात्मक दिशा में, और इधर शून्य से शुरू करके इधर ऋणात्मक दिशा में अनंत तक लिख सकते हैं। अब इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू करके शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत तक हम लिख सकते हैं। और उसके बाद भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से अधिक संख्या से विभाजित हो। जैसे चार है, दो से भी विभाजित होगा, चार से भी विभाजित होगा, और फिर जो है तो दो से और चार से, दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, फिर एक से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब दो से अधिक संख्याओं से जो विभाजित हो, अर्थात अपने के अलावा एक और स्वयं के अलावा छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, तो वह सभी जो है भाज्य संख्याएं हैं। जैसे चार, छह, आठ, नौ, 10, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटे और या तो एक से कटे। तो इसका मतलब दो या तो दो से कटेगा या तो एक से कटेगा, मतलब या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। इसका मतलब इसमें जो भी संख्याएं हैं, दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, इस तरह से जो है अनंत तक की संख्याओं को हम लिख सकते हैं जो दो जो किसी संख्या से न कटती हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटती हो, वह सब अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब आप देख लिए इतने सूत्रों को, अब फिर आगे वाले कुछ सूत्रों को और आप देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका महत्तम एक होता है, मतलब ये दोनों आपस में विभाजित नहीं हो सकती है, वही सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे यह भी संख्या आपस में विभाजित नहीं हो सकती है, मतलब इसको कोई ऐसी संख्या बड़ी नहीं है, जो एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को आपस में जो रखे हुए हैं ग्रुप के साथ, समूह के साथ, उन दोनों संख्याओं को एक के अलावा और दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। इसमें भी दोनों जो समूह के साथ रखे हुए हैं, इन दोनों संख्याओं को एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों को विभाजित कर सकती है। तो इस तरह से अर्थात जिन संख्याओं का महत्तम एक हो, वह संख्याएं जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भिन्नात्मक संख्या होती है, जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी हो। जैसे मान लिया आप कहेंगे चार भी जो है परिमेय संख्या है, तो ठीक है, 4/1 लिख सकते हैं हम उसको, तो इसलिए वह भी परिमेय संख्या ही है। तो भिन्न संख्या ही मूल रूप से परिमेय संख्या होती है, और भिन्न संख्या में हर कभी शून्य नहीं होती है, होता है, अर्थात परिमेय संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता है, मतलब नीचे वाला कभी शून्य नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए 1/2 है, 8/3 है, 0/3 है, शून्य ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे करणीगत है, तो करणीगत है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो कड़ी से बाहर आ जाएगा। अब हम इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं है जो करणीगत हो या जो है अज्ञात राशियां हो जिनका मान मालूम नहीं हो। जैसे √2, √5, √7, यह सब क्या है, करणीगत संख्या है। पाई है, जी है, यह अज्ञात राशियां हैं जिनका मान स्पष्ट नहीं है। वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अवास्तविक संख्या किसको कहेंगे, काल्पनिक संख्या जो संभव नहीं है। जैसे -√2, अब -√2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं दशमलव दशमलव पॉइंट में, लेकिन इस माइनस का अगर 2 बार गुणन होता है तो जो है हम उसको वर्गमूल करते हैं तो एक बार जो है माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, लेकिन एक ही माइनस है इसमें, इसलिए वर्गमूल करने पर बाहर नहीं हो सकता। इसमें भी एक ही माइनस है, इसलिए वर्गमूल करने पर बाहर नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याओं को जो माइनस चिन्हों के साथ करड़ी के अंदर हो, वह जो है अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनका मान संभव नहीं है। अब इसके बाद कुछ और सूत्रों को देखेंगे तीसरे पार्ट के रूप में।
तीसरे पार्ट के रूप में आप देखिएगा पहली, इन संख्याओं को देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या महत्तम और लघुत्तम के संबंधों द्वारा इतने सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि अगर हमको प्रश्न में पूछ लिया जाए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक। अगर हमको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक लिख सकते हैं। अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछता है तो हम महत्तम और लघुत्तम का मान रखते हैं क्योंकि प्रश्न में दिया होगा। और अगर लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल पूछा जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान प्रश्न में दिया होगा। और अगर महत्तम समापरिवर्तक पूछा जाता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या और लघुत्तम का मान दिया होगा। अगर लघुत्तम समापरिवर्तक पूछा जाता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या और महत्तम समापरिवर्तक का मान दिया होगा। अगर पहली संख्या पूछा जाता है तो महत्तम और लघुत्तम फिर दूसरी संख्या का मान दिया होगा। दूसरी संख्या पूछी जाती है तो महत्तम और लघुत्तम और पहली संख्या का मान दिया होगा। तो इन सूत्रों की सहायता से आप जो है फटाफट प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, सूत्र से आप तुरंत देख करके डायरेक्टली उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 8 इस तरह से होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 वाला अर्थात ये सी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड खंडन हो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 156 का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यह 2 से कटेगा तो 156 भागा 2, 2 सते 14, घटा दीजिए यहाँ 1 यहाँ 8 यहाँ 6, तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, ये कट गया पूरा पूरा, यहाँ हो गया 78, 2 से भाग देने पर 78, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 और जो है 2 9 18, फिर इसके बाद 3 से भाग दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 तिरिक्का 9, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका मतलब 2 पर 2 की घात गुणे 3 गुणे 13, 2 पर 2 की घात गुणे 3 गुणे, ये नहीं है, 2 पर 2 की घात गुणे 3 गुणे 13, यह आपका विकल्प जो है बी वाला पार्ट सही उत्तर है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना, इसलिए पहले 144 का गुणनखंड करेंगे। तो 144 सबसे पहले यह 2 से कटेगा, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 तिरिक्का 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसके गुणनखंड में 2 पर कितनी घात आ रही है, 1 2 3 4, 4 घात 2 पर है। और गुणन के रूप में 3 पर 2 की घात, 3 का 2 बार गुणन आ रहा है, तो 3 पर 2 की घात। तो घातों का योग जो है 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 2 6, तो घातों का योग जो है 6 हो गया। इसका मतलब इसका डी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा, क्योंकि घातों का 4 2 6, घातों का योग जो है 6 हो गया। दोनों संख्याओं का महत्तम निकालने के लिए पहले हम इनका गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है यह दोनों संख्याएं 2 से विभाजित तो हो नहीं सकती, 3 से विभाजित होंगे। 3 से विभाजित होंगे तो यहाँ पहले लिखते हैं 306, 306 और कॉलम बना देते हैं, और फिर उसके बाद 657। अब यह दोनों संख्याएं सबसे पहले 3 से विभाजित होंगी, तो 3 से विभाजित करते हैं। 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3, 3 9 27, फिर जो है यह 3 से विभाजित होगा, तो 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 सते 21, 3 तिरिक्का 9। अब यह जो है 73 अभाज्य संख्या है, इसलिए जो है अब यह दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती। तो जिन संख्याओं से दोनों संख्याएं कटी हुई हैं उन्हीं का गुणनफल जो है इसका महत्तम होगा। इसका मतलब 3 से 2 बार जो है यह दोनों संख्याएं कटी हुई है, तो यही दोनों का गुणनफल महत्तम समापरिवर्तक होगा। इसलिए महत्तम समापरिवर्तक बराबर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 तिरिक्का 9 हो गया। इसका मतलब इसका बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो आप जानते हैं, यहाँ सूत्र के माध्यम से आपको बता देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम होता है। तो यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक ए बी का गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक ए बी का। मतलब उन दोनों संख्याओं का महत्तम गुणे लघुत्तम, तो महत्तम गुणे लघुत्तम। तो इसका मतलब इसमें जो विकल्प
डी पार्ट वाला है वही विकल्प सही उत्तर है। इस प्रश्न में महत्तम दिया हुआ है 7, 35 और 49 का महत्तम 7 और लघुत्तम जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिन सूत्रों को हमने बताया है उनकी सहायता से हम इनको हल करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लघुत्तम समापरिवर्तक, हमें लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है 35 और 49 का। तो लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, इसका मतलब पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 49 है। तो इस सूत्र के आधार पर हम रखते हैं मानों को, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 49, तो 35 गुणे 49 और बटे में महत्तम समापरिवर्तक, तो यहाँ महत्तम समापरिवर्तक 7 दिया हुआ, तो बटे 7 लिख देंगे। अब 7 से 49 को काटते हैं, 7 सत्ते 49, यहाँ 7 हो गया, तो 35 का हम 7 में गुणा करके इसका मान लिख देते हैं। तो 35 गुणे 7, 7 पचे 35, 3 हासिल हो गया, और 7 त्रिक 21, 3 24, तो यहाँ जो है 245। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया 245, 245 लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो गया। इस प्रश्न में लघुत्तम दिया हुआ है 35, 63, यह संख्याएं हैं और इनका लघुत्तम जो है 315 दिया हुआ है, महत्तम आपको ज्ञात करना है। तो हम महत्तम का सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर हम जो है महत्तम का सूत्र लिखेंगे। महत्तम का सूत्र ये वाला है, आप जानते हैं, महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 63, तो 35 गुणे 63 और बटे में लघुत्तम समापरिवर्तक, तो लघुत्तम समापरिवर्तक 315, तो नीचे लिखेंगे 315। अब ऊपर नीचे देखिए जिस संख्या से कट सकता है उसे आप काट सकते हैं। तो 3 से काटिए, 3 से ये दोनों कट जाएगा, 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 35 ऊपर नीचे है, डायरेक्ट कट जाएगा। इसका मतलब यह बराबर किसके हुआ, 7 के। इसका बी पार्ट का उत्तर सही उत्तर है। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दो संख्याएं दी हुई है और लघुत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है, आपको महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, इसलिए महत्तम समापरिवर्तक का सूत्र लगाएंगे। महत्तम समापरिवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो अब हम जो है दोनों संख्याओं का मान रखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156, तो 26 गुणे 156 बटे लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक 156 है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 156। अब जो है 156 और 156 ऊपर नीचे है, गुणनखंड के रूप में कट जाएगा, सीधा इसका उत्तर आ गया 26, 26 आ गया, इसका मतलब बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में दो संख्याओं के लघुत्तम इसका 168 और महत्तम समापरिवर्तक 6 है। यदि एक संख्या 24, एक संख्या का मान 24 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र के आधार पर। तो सूत्र में दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बटे पहली संख्या। तो यहाँ पर हम लिखते हैं महत्तम इसका जो है 6 है, तो यहाँ हो गया 6 गुणे लघुत्तम, आगे लघुत्तम है, लघुत्तम 168, तो गुणे 168 और बटे में पहली संख्या, एक संख्या अर्थात पहली संख्या 24 है, तो बटे 24 हो गया। अब 6 से इसको काटिए, 6 चौक 24 और 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 42, इसका मतलब इसका उत्तर हो गया 42। तो 42 इसका बी पार्ट में है, बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। परिमेय संख्या इन संख्याओं में ज्ञात करना है, तो जो करड़ी से बाहर नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने देख लिया है कि जो है √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है। तो इसका मतलब परिमेय कौन है, जिसका वर्गमूल हो सकता है वह परिमेय संख्याएं होती है। तो करड़ी 9 का वर्गमूल करिए, करड़ी 9, तो करड़ी 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा। तो करड़ी 9 को हम जो है 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और जब करड़ी के अंदर वर्ग होगा तो वह करड़ी से बाहर आ जाता है, अर्थात यह 3 हो जाएगा, अर्थात 9 का वर्गमूल जो है 3 हो गया। तो 3 जो है करड़ीगत संख्या नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए यह जो है सी पार्ट परिमेय संख्या है।
निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या बताना है। तो यह 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 81 9 9 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। और यह 5/3 जो है करणीगत संख्या के रूप में तो है ही नहीं। यहाँ पर आप देखिए 5 प्लस कड़ी में 2, यह कड़ी 2 जो है कड़ी से बाहर नहीं आ सकता, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। यह किसी संख्या के साथ जुड़ा भी हुआ है तो भी इसका वर्गमूल न होने के कारण यह पूरी संख्या जो है करणीगत संख्या होगी, अर्थात करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। इसलिए इसका डी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो आप जानते हैं अपरिमेय संख्याओं का जब किसी संख्या के साथ गुणा भाग या जोड़ घटाना होता है तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणन हो रहा है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। डी पार्ट इसका सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, तो अब जब अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना होगा तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। तो इसलिए सदैव अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब 22वां का ए पार्ट का उत्तर सही उत्तर होगा। अब जो है इसके बाद आप देखेंगे 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या बताना। परिमेय संख्या आप जानते हैं जो कड़ी के अंदर न हो, कड़ी से बाहर रहे, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर सी पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो है a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब √2 √5 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब √7 का स्क्वायर। तो जब इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगी। तो यह हो गया 5 और दूसरा हो गया 7। अब इसको इसमें घटाएंगे तो यह आ जाएगा -2। तो अब यह करणीगत नहीं रह गया, इसका मतलब परिमेय संख्या हो गया। तो इसका सी पार्ट वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 24 में देखेंगे √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो आप जानते हैं जब अपरिमेय संख्या का गुणा किसी संख्या के साथ होता है तो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसलिए इस अपरिमेय संख्या का गुणा इस संख्या से हो रहा है तो सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब इसका ए पार्ट सही होगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इसका पहला विकल्प सही है, ये पार्ट वाला। 1/0 परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, जब भी अपरिमेय संख्या का किसी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी होगा तो सारी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए इसका बी पार्ट सही है, अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आप देखेंगे सह अभाज्य संख्या। इसमें पूछा जा रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म, इसमें कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने बताया है सूत्र में, आप देख लीजिए क्या है कि जिन संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 होता है वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो है 18 और 25, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट सकते हो 1 के अलावा। तो इन दोनों का महत्तम 1 है, इसका मतलब यह जो है सही उत्तर है ए पार्ट वाला। क्योंकि यह दोनों देखिए 5 से ये कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, यह 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, यह 31 से कट रहा है, यह भी 31 से कट रहा है। तो इसका मतलब यह दोनों बड़ी संख्याओं से कट रही है, यह सिर्फ 1 से कट रहा है, जिसका महत्तम 1 हो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसका मतलब इसका ए पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर है।